नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह 26 मई की शाम 6 बजे है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी न्योता दिया गया है। नवाज शरीफ इस समारोह में आएंगे या नहीं, इसका फैसला आज पाकिस्तान ले सकता है। पाकिस्तान सेना की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि नवाज शरीफ के आने से होगा क्या रिश्ते सुधरेंगे? ये तस्वीरें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से करीब 800 किलोमीटर दूर हेरात की हैं। हेरात शहर के इस भारतीय दूतावास पर सुबह सुबह आतंकियों ने हमला कर दिया। घंटों चली मुठभेड़ के बाद 4 आतंकी तो मारे गए, लेकिन ये सवाल उठने लगे कि क्या हमले के पीछे पाकिस्तान से सुधरते रिश्ते भी एक वजह है? आईएसआई का एक बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भारत आने से रोका जाए, और इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वो और तनावपूर्ण हो जाए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई तो सोमवार को भारत आ ही रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी भारत ने न्योता दे रखा है। We had also invited the Prime Minister of Pakistan. We are awaiting their response. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान के राजनीतिक हालात को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि शरीफ भारत का न्योता कबूल ही करेंगे। अगर नवाज शरीफ आएगा तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं आएगा तो समझ लो कि तकलीफ आगे आनी है, क्योंकि आईएसआई अभी भी उनको कंट्रोल करती है। अब अगर शरीफ आते भी हैं तो सवाल ये है कि होगा क्या। आज जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में रोड बनाने का काम रोका है, उससे उनके इरादे जाहिर होते हैं। शरीफ के कार्यकाल में वाजपेयी ने बातचीत शुरू की थी, लेकिन ये भी नहीं भूला जा सकता कि शरीफ के कार्यकाल में ही करगिल हुआ था। We urge him to bear in mind the mature caution and restraint that the Congress has always exercised. I might add that in a similar moment of euphoria early in the life of an earlier BJP government, Prime Minister Vajpayee took a bus to Lahore in February 1998, and he was rewarded 4 months later with the Kargil War. सवाल यही, नवाज शरीफ अगर इधर आते भी हैं तो उससे क्या होगा? क्या शांति और रिश्ते सुधारने की दिशा में ये एक अहम कदम साबित हो सकता है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ सिद्धार्थ नाथ सिंह जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और साथ ही आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। कुछ और मेहमान आगे जुड़ेंगे। सिद्धार्थ जी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो कदम आप लोगों ने उठाया है नवाज शरीफ को न्योता देने का, इसको लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। और शशि थरूर साहब पिछली वाजपेयी सरकार की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि एक लाहौर बस गई थी और 4 महीने बाद शरीफ साहब के कार्यकाल में ही करगिल हुआ। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? पहले तो ये इनविटेशन कोई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं भेजा गया है। ये सार्क के जो 7 देश होते हैं उसमें से जितने भी मुखिया हैं, वहां पे जितने भी हैं, सबको भेजा गया है। तो इसको कोई बायलैटरल टॉक और मल्टीलैटरल टॉक की तरह आप देखेंगे या कांग्रेस वाले जो कोशिश कर रहे हैं तो गलती होगी। उस दिन शपथ समारोह है, एक सेलिब्रेशन है। लोकतंत्र भारत में किस प्रकार से परिवर्तन आता है बिना खून खराबे के, उसको दर्शाने के लिए एक मौका भारत दे रही है अनेक सार्क के देशों को कि वो आए, हमारे साथ खुशी में शामिल हो। और इसके ऊपर कोई आगे बात है भी नहीं, क्योंकि बातचीत के लिए कोई भी सरकार होगी, चाहे वो एनडीए की हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की, जिस दिन शपथ लें उस दिन मंत्री बनते हैं, मंत्रियों को ब्रीफिंग होती है, टॉकिंग पॉइंट्स बनते हैं। अब ये सब चीजें तो जो सरकार में 10 साल से रह रहे हैं उनको सबको पता है। ठीक है, आप कह रहे हैं ये बायलैटरल टॉक्स की बात नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों को बुलाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उस नाते शामिल होते हैं। विजय विद्रोही का एक सवाल है आपसे सर। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं कि कोई बायलैटरल टॉक नहीं होगी, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी जितने सार्क देशों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री आएंगे या उनकी तरफ से लोग आएंगे, आधा घंटा हर किसी से मिलेंगे, तो जाहिरा तौर पर जब वो
नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, अगर वो आते हैं तो जाहिरा है तौर पर कि पाकिस्तान और भारत के संबंधों को लेकर ही बात होगी, ना कि सार्क देशों का जो ढांचा है उसको कितना मजबूत करना है उसको लेकर बात होगी। तो कहीं ना कहीं निमंत्रण से ज्यादा बातचीत का सिलसिला वाला तो है ना। देखिए, ये जो दिन भर से चल रहा है कि वो अलग अलग मिलेंगे, इसकी पुष्टि एमईए ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी होके तो इसकी पुष्टि नहीं कर सकती। मैं जितनी मेरी जानकारी है और जितना हम कह सकते हैं उसके हिसाब से इस प्रकार का कोई योजना नहीं है। मगर ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय सरकार का है या एमईए के स्पोक्स पर्सन का है। मगर ये जो है एक जेस्चर है, इसके ऊपर आप कुछ मत देखें। ठीक है, हमारे साथ इस बीच पीडीपी से डॉक्टर समीर कौल भी जुड़ गए हैं। समीर कौल साहब, स्वागत है आपका। और सवाल वही कि नवाज शरीफ अगर इस न्योते को स्वीकार करते हैं और भारत आते हैं तो दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में क्या ये एक अहम कदम होगा, या सिर्फ इसे एक सिंबॉलिक जेस्चर माना जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं? समीर कौल साहब से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, फिर से संपर्क उनसे साधने की कोशिश करेंगे। आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी लगातार इस बात को कह रही है कि ये सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों को जो न्योता मिला है उसके तहत नवाज शरीफ तक ये न्योता गया है, हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उत्साह और उमंग के इस माहौल में सावधानी से कदम रखिए, कहीं ये कदम उल्टा ना पड़ जाए, ये नसीहत आ रही है। देखिए, मैं इसको सिर्फ संकेतात्मक नहीं मानता हूं। पहली बार इंदिरा गांधी के रिजीम के बाद, इंदिरा गांधी के समय में एक क्षेत्रीय ताकत के रूप में हिंद महासागर जोन में भारत और उसके पड़ोसी देश थे। आज उसका डाइल्यूशन हुआ है। इस सार्क देशों के निमंत्रण के साथ एक संकेत भी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कि भारत ने एक संकेत दिया है, नई सरकार ने संकेत दिया है, इसकी विदेश नीति क्षेत्रीय ताकतों को संगठित करके जो यूनिपोलर वर्ल्ड में है उसमें एक एक्टिव रोल प्ले करेगी। एक तो यह संकेत है जिसको रेखांकित किया जाना चाहिए। दूसरा, इसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है, देखिए, पाकिस्तान को यदि एक्सक्लूड किया जाता तो उसके जो संकेत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाता, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, नरेंद्र मोदी की छवि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस और ऐसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने जो बनाई है, यह कहा जाता हॉकिश राजनीति कर रहे हैं। ये भारत पाकिस्तान में वार मॉन्गरिंग कर रहे हैं। उनको बुलाकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह स्थापित कर दिया है कि हम नए सिरे से एक डायलॉग। राकेश जी, आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि जो बात सिद्धार्थ जी कह रहे हैं, सिद्धार्थ जी ये कह रहे हैं कि सभी सार्क देशों को निमंत्रण दिया गया है, तो उसमें पाकिस्तान को ये जो निमंत्रण मिला इसे अलग से नहीं देखना चाहिए। लेकिन आप जिस तरह की बात रख रहे हैं उससे ये बात साफ हो रही है कि इस पूरे निमंत्रण में भी जो नजर है वो भारत पाकिस्तान के संबंधों पर ही रहने वाली है, अगर शरीफ साहब ये न्योता स्वीकार कर यहां आते हैं। जी देखिए, एक बात इसमें समझ लीजिए कि भारत पाकिस्तान की स्थिति एक जटिल संबंध है और संबंध का और जटिलता का एक कारण है। एक तो बॉर्डर पर हमेशा अशांति रहना, दूसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होना, तीसरा दाऊद जैसे लोगों को शरण देना। भारत क्रिस्टल क्लियर है। मैं बल्कि पिछली सरकारों को भी कहता हूं कि उनकी दृष्टि में बातें थी। पाकिस्तान को वो दिया गया था, लिस्ट दिया गया था कि आप इनको सुपुर्द कीजिए भारत को। तो इन बातों पर कोई डाइल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका समाधान युद्ध नहीं है। नई सरकार नई पहल के साथ एक मौका पाकिस्तान को दे रही है, बदलने का मौका, वार्ता करने का मौका, जिससे कि एक ठोस पहल हो। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अपने आप को, राकेश जी, एक सवाल है विजय विद्रोही का, सुन लीजिए। और जो नई सरकार ने की नजर में क्या पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है? जी, संघ परिवार की नजर में क्या पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है? और पिछले 2-3 साल में ऐसा पाकिस्तान ने क्या किया है, कैसा क्या किया है? अगर भारत ने जो डोजियर दिया, जो तमाम दूसरे चीज की, उसको लेकर पाकिस्तान का रुख ऐसा कभी क्या सकारात्मक रहा है जो एक इतनी बड़ी पहल की ऐसे वक्त में आपको जरूरत महसूस होती है? देखिए, संघ परिवार बनाम पाकिस्तान नहीं है, भारत बनाम पाकिस्तान है। 26/11 के बाद पूरे भारत में एक कंसेंसस बना, पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक पाकिस्तान के प्रति दृष्टि बदली और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान कॉर्नर हुआ। ऐसी स्थिति में यथार्थ ही रहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चीजें गतिशील होती हैं और एक सकारात्मक पहल यदि सरकार करती है, एक मौका दिया जाना चाहिए। नई सरकार, नई पहल, नया मौका।
बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वह अपने आप को बदलता है कि पुराने रीति रिवाज से ही चलता है। आप कह रहे हैं, मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ क्योंकि पीडीपी से डॉक्टर समीर कौल साहब एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर कौल, यहाँ पर सवाल ये है कि आप लोग इस कदम को कैसे देख रहे हैं जो न्योता सार्क देशों के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भेजा गया है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए, और इसके साथ जो एक वर्ड ऑफ कॉशन दिया जा रहा है, जो नसीहत दी जा रही है कि थोड़ा ध्यान से आगे बढ़िए जहां बात पाकिस्तान की होती है? कौल साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बीच बीच में टूट रही है तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं ठीक से। जी कौल साहब, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। ये जो न्योता दिया गया है सार्क देशों को और खास तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, आपकी पार्टी कैसे देख रही है? हम इस न्योते से हम कश्मीर से हैं और हम आपको कह रहे हैं कि हम इस न्योते से खुश हैं। हर वो कदम जो दोस्ती की तरफ बढ़ा। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और इस बीच आपको बता दें कांग्रेस पार्टी से राशिद अल्वी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अल्वी साहब, एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस कदम के बारे में जब टिप्पणी दे रही है तो ये एक नसीहत जरूर दे रही है कि आप इस उत्साह के माहौल में सावधानी से कदम रखिएगा। लाहौर बस की याद दिलाई जा रही है और करगिल युद्ध की। ऐसा क्यों? आपकी पार्टी ऐसा क्यों सोच रही है? देखिए, एक अच्छा कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाया। हिंदुस्तान हमेशा से पूरी दुनिया से अच्छे ताल्लुकात चाहता रहा है और पड़ोसी मुल्कों से तो हम हमेशा अच्छे ताल्लुकात चाहते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तमाम पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को बुलाया है, एक बहुत अच्छा कदम है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। फॉरेन पॉलिसी किसी भी देश की बहुत सेंसिटिव होती है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कुछ भी बोल लेते हैं, बहुत फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है लेकिन कम पड़ता। जब आप सरकार में होते हैं तो वो आपके देश की आवाज होती है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और नरेंद्र मोदी जी 2 दिन के बाद देश के वजीर आजम बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो आज वो जो कुछ कहेंगे, जो करेंगे, वो देश की तरफ से करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी तक वो विपक्ष में थे, विपक्ष में रहते हुए वो बहुत बातें पाकिस्तान के बारे में कहते रहे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से शायद उन्होंने ये सबक जरूर सीखा है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। आतंकवाद आज भी है, पाकिस्तान में कोई तब्दीली आज भी नहीं आई। अच्छा, ठीक है। जो गर्दन काट कर ले गए थे वो आज भी वापस नहीं किया। लेकिन मैं इन सारे मुद्दों पर, लेकिन आप एक अहम बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से सबक लेने की जरूरत है। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ जिस तरह से डील किया गया वो गलत था? यानी आपको लग रहा है उसमें खामियां रह गई और उन खामियों को अब बीजेपी की जो सरकार है वो ना दोहराए। सिद्धार्थ जी, ब्रेक पर जाने से पहले राशिद अल्वी साहब ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अब आप लोग सरकार में है, विपक्ष की भूमिका नहीं है। अब देखना होगा कि आप लोग किस तरह से पाकिस्तान के साथ संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि बड़ा आसान है कह देना कि बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चलता। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो सरकार में आकर आप क्या करेंगे? असली परीक्षा आपकी तब होगी। देखिए, जो जनवरी 2004 का जॉइंट स्टेटमेंट है अटल जी के टाइम का, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मान्य रखता है। उस पर कोई बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन मैं कांग्रेस के लोग अब ऑपोजिशन में, वो हमें जिस तरह हम देते थे इनको कॉशन का की बात करते थे, वो हमें कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छा भी है, डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए। लेकिन 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये सार्क के लोगों को बुलाकर ये पाकिस्तान सेंट्रिक बन रहा है डिस्कशन।
तो इसलिए मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा अपना मत है, अपनी सोच है, सरकार की नहीं बोल रहा हूं, कि पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ महीनों के अंदर कुछ परिवर्तन हुआ है। जरदारी साहब से नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, वहां पर कियानी साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी थे वो नए एक चीफ ऑफ द आर्मी जनरल रहील बने, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस जो थे वो अब जिलानी साहब बने हैं। तो ये सब चीजें जो है, कहा जाता है इंटरनेशनल उसमें कि भारत के लिए इन लोगों का पक्ष अच्छा रहेगा, वो वार्ता करेंगे या समझौता अच्छा करेंगे, ये हम लोग के लिए अच्छा माना। अब इससे जो एक इन्विटेशन दिया है, हम लोगों को भी भारत को समझ आएगा क्या पाकिस्तान आज भी मिलिट्री के शिकंजे में है, आईएसआई के शिकंजे में है, या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इससे निकलकर भारत का न्योता एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इससे भी संकेत मिलेगा। सिद्धार्थ जी, एक गतिविधि जो हुई है, एक जो इंसिडेंट हुआ है, उस तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी, क्योंकि उसी के बाद ये सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान पे हम कितना भरोसा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में रोड बनाने का काम पाकिस्तान की सेना ने रोक दिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, और बाकायदा भारतीय सेना की तरफ से ये कहा गया कि हमारे ही इलाके में ये काम हो रहा है। फ्लैग मीटिंग की गई है, लेकिन अभी कितनी स्थिति साफ है या नहीं, उस पर अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। तो सवाल है कि जब इस तरह की बातें पाकिस्तान की तरफ से आती हैं, तो ये सवाल तो उठेगा कि आप कहां तक, किस हद तक भरोसा कर सकते हैं। नहीं, देखिए, फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये जैसे कि लग रहा है पाकिस्तान के लोग आएंगे, हम लोग कल उनके साथ बैठ के अक्रॉस द टेबल बैठेंगे और बायलैटरल टॉक शुरू कर देंगे। टॉक एंड टेरर के नहीं चल सकता। ये नरेंद्र मोदी जी ने अपने अनेक इंटरव्यू में ये कहा है कि बारूद और गोली के धमाके के अंदर आप बातचीत नहीं कर सकते। उससे साफ संकेत है कि किस प्रकार से सरकार आगे कार्रवाई करेगी। सिद्धार्थ जी, आप कह रहे हैं कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान से बात, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती, तो क्या सिर्फ यही बात कहने के लिए उनको बुलाया जा रहा है? यही बात उनको कहने के लिए बुलाया जा रहा है? जी, जवाब दे, अपनी बात भी पूरी कर लीजिए सर। सोच हो सकती है विद्रोही जी, इतना साधारण नहीं होता है। आप मेरे या तो पूरी बात करने दीजिए, मैं इतना आपसे अनुरोध जरूर करूंगा। जो चीज जो होती है डिप्लोमेसी के अंदर, जिस तरह से विद्रोही जी आपने बोल दिया कि ये इसलिए बुलाया गया है, मैं क्षमा चाहूंगा, इस लेवल के ऊपर हम बहस नहीं कर पाएंगे कि खाली इसीलिए बुलाया हुआ है कि आपको बताने के लिए। बहुत चीज संकेत में की जाती है, कूटनीति के तहत करी जाती है। जहां तक आप लोगों की जो चिंता बार बार आप लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो यही है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। टॉक्स एंड टेरर आज भी हमारा है, नहीं एक साथ हो सकता। मगर पाकिस्तान क्या अपने पुराने रवैये से बाहर निकला, जहां पे आईएसआई और मिलिट्री का कंट्रोल है, वो हमें 2 दिन में साफ ठीक है सिद्धार्थ जी, आपने क्लियर कर दिया है स्टैंड, आपने स्टैंड क्लियर किया है। राकेश जी, मैं आती हूँ आपके पास, पर्सनल व्यू है। लेकिन उससे पहले राशिद अलवी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? सिद्धार्थ जी ने बहुत विस्तार में स्टैंड क्लियर किया है, और जो आप सबक लेने की बात कर रहे थे या आप लोगों की तरफ से जो नसीहत दी जा रही थी, उसको भी वो लोग ध्यान में रख रहे हैं। आपको लगता है कि ये शुरुआत अच्छी हो रही है मोदी सरकार की तरफ से? देखिए मैं कोई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बहस नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के लोगों से कि दुनिया के अंदर जब 2 मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट मिलते हैं, तो वो सिर्फ खाने की बात नहीं करते, फैमिली की बात नहीं करते, वो देश की बात करते, वो समस्याओं की बात करते। ये तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। शायद आगरा के अंदर जो समिट हुआ था, उसके बाद एक बार भी ऑफिशियल कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट को हमने बुलाया हो या हम वहां गए हों। लेकिन दुनिया के जिस कोने में जहां जहां मिले, वहां यही सारी बातें होती हैं कि दोनों मुल्कों के जो डिस्प्यूट्स हैं। अब इस बहस में बीजेपी को नहीं पड़ना चाहिए। बीजेपी को कहना चाहिए कि जब हम विपक्ष में थे तब दूसरी बात थी, आज हम सरकार में हैं, आज हम चाहते हैं कि सबके साथ अच्छा रिश्ता रखें। अब अफगानिस्तान में हमारी एम्बेसी पे हमला हुआ है, आप वहां के राष्ट्रपति को बुला रहे हैं और वो आ रहे हैं, उन्होंने मंजूर भी कर लिया। हमारी सरकार होती तो आप यकीनन उंगली उठाते, ये क्या हो रहा है, आप क्यों बुला रहे हैं, वहां पे ये हो गया है। हम ऐसा नहीं कहेंगे। सिद्धार्थ जी, आप सहमत नहीं लग रहे हैं, के दरवाजे कभी बंद क्या नहीं कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं अब सरकार में आप आएंगे तो एक अलग तरह से चीजों को देखना पड़ेगा और इससे मान लीजिए अब जिम्मेदारी अलग किस्म की होगी।
देखिए, विपक्ष के अंदर हो और जो सरकार में हो, फॉरेन पॉलिसी पे एकमत होना चाहिए। हमारा कहीं, क्योंकि अभी ये राजनीति की बात कर रहे हैं, ये डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब, तो इसलिए राजनीति की जब बात कर रहे हैं तो उसी के आधार पर मैं ये अपना जवाब केंद्रित करूंगा कि हमारी आपत्ति आपके साथ खाली इतनी थी कि आपने जो अटल जी ने देश के नीति के आधार पर उसको मजबूत करते हुए पाकिस्तान को पहली दफे उनको लिख के देना पड़ा कि हम अपनी सरजमीन को भारत के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आपने शर्म एल शेख में जाकर टॉक्स एंड टेरर को अलग कर दिया। वहीं से हमारा और आपका फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तान की, उसमें हम लोग के डिफरेंसेस आए, वो आज तक मेंटेन्ड है। आज भी हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, ये हमारी नीति रहेगी। हम चाहते हैं कि हर अपने सार्क कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते हों, खाली उनसे भी ना हो, आसियान कंट्रीज के साथ भी अच्छे रहे, मगर भारत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करे, ये हमारी नीति रहेगी। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भारत की बात हो, ये नीति रहेगी। राकेश जी बहुत देर से हमारे साथ बने हुए, माफ कीजिएगा सर, थोड़ा वक्त से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सवाल वही है राकेश जी यहाँ पर कि नवाज शरीफ अगर ये न्योता स्वीकार करके यहाँ आते हैं तो कितना कुछ रिश्तों को आगे बढ़ाने की दिशा में हम हासिल कर सकते हैं इस मुलाकात से, जो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान होगी। देखिए, भारत ने एक पहल की है, बहुत अच्छी पहल है, और इतनी अच्छी पहल है कि कांग्रेस को भी स्वागत करना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्वागत हो रहा है। लेकिन मैं पाकिस्तान से बहुत आशान्वित नहीं हूं। शरीफ के आने का निर्णय करने में जो देर हो रही है वो दिखाता है कि पाकिस्तान की सत्ता का गुरुत्वाकर्षण केंद्र लोकतंत्र में नहीं, मिलिट्री तंत्र में है। और आप जान लीजिए, आज पाकिस्तान की मिलिट्री उलझन में है। पाकिस्तान की 1.5 लाख मिलिट्री अफगानिस्तान बॉर्डर पर उलझी हुई है, तब भी भारत पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान की हरकतें चल रही हैं जो आज हुई है। इसलिए पाकिस्तान से बहुत आशा, जो इतिहास बताता, बहुत आशा नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद भारत ने, नई सरकार ने यह स्थापित करने की कोशिश की है कि डायलॉग का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। यदि पाकिस्तान का मध्य के वेल मीनिंग पीपुल सरकार पर दबाव डालते हैं, वहां की मिलिट्री को पर दबाव डालकर शरीफ को आने के लिए बाध्य करते हैं, शरीफ को आने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये बहुत शुभ संकेत होगा। लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि दो बातें पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ट्रेड और टेररिज्म में एक चुनना पड़ेगा। आपको बता दूं, $20 मिलियन का ट्रेड भारत पाकिस्तान के बीच श्रीलंका, दुबई और सिंगापुर के थ्रू होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट ट्रेड सिर्फ 1 मिलियन से भी कम होता है। लेकिन पाकिस्तान एक पैरासाइटिक समाज बनकर तब भी रह रहा है। लेकिन आपने अहम बात कही, आपने कहा नवाज शरीफ इतना वक्त ले रहे हैं, ये भी कोई संकेत देता है। राशिद अलवी जी क्या कहेंगे? ये भी एक संकेत देता है, क्योंकि नवाज शरीफ इतना वक्त आखिर क्यों ले रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये भी एक संकेत देता है, और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आई है। नवाज शरीफ साहब जब प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए थे, आपको अगर याद होंगे, और ऐसा लगता था पाकिस्तान के अंदर एक तब्दीली आई है। आज अगर हिंदुस्तान ने उन्हें बुलाया है और वो इतना वक्त लगा रहे हैं, तो यकीनन वो फौज से पूछ रहे होंगे, ISI से पूछ रहे होंगे। लेकिन बहरहाल एक अच्छा कदम है, बड़ा कदम है। और यही बात तो हम कहा करते थे, आज जो ये लोग कह रहे हैं कि डायलॉग कभी बंद नहीं करना चाहिए। दो ही रास्ते हैं, या तो जंग करनी पड़ेगी या डायलॉग करना पड़ेगा। हम भी यही कहते थे कि डायलॉग के रास्ते बंद मत कीजिए, बातचीत के रास्ते बंद मत कीजिए। ठीक है अलवी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आपने अपनी पॉलिसी बदली है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा, एक बात मैं इसमें पूछना चाहूंगा। हाँ। देखिए जी, नहीं, कांग्रेस की जो नीति रही है पाकिस्तान के प्रति, बहुत ढुलमुल की नीति रही है, और उस ढुलमुल की नीति ने पाकिस्तान में मिलिट्री शासन को और मजबूत किया है। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। ठीक है विजय, आपसे जानना चाहूंगी, कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं? देखिए, अभी नरेंद्र मोदी ने ये संकेत दिए थे कि कूटनीति के साथ साथ व्यापार की तरफ भी उनका ध्यान जाएगा, तो सियासत के साथ साथ तिजारत। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का पाकिस्तान हमें दर्जा देने की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है, अगर नवाज शरीफ आते हैं, और इस सिलसिले में भी अगर बात होती है,
जिसका फायदा ज्यादा पाकिस्तान को ही होने वाला है, लेकिन जिसके लिए विरोध पाकिस्तान की सेना के साथ साथ हाफिज सईद जैसे आतंकवादी कहते हैं कि भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में भी अगर थोड़ी सी भी मुझे लगता है कि वहां पर दोनों के बीच बातचीत थोड़ी सी भी आगे होती है तो मैं इसको एक बहुत बड़ी सकारात्मक पहल मानूंगा। पहल मानेंगे आप इसको। राशिद अल्वी साहब, एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था राकेश सिन्हा जी की तरफ से, आपके कार्यकाल में जो नीति थी पाकिस्तान को लेकर, उनका ये कहना कि वो ढुलमुल थी और उस वजह से पाकिस्तान को बहुत बल मिला। सिद्धार्थ जी अभी कह रहे हैं कि बातचीत होगी, जैसे भी होगी, जो भी होगा वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से होगा। तो यहाँ पे फर्क आ जाता है आपकी नीति और बीजेपी की नीति में, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए मुझे ताज्जुब है कि वो हमारी पॉलिसी को ढुलमुल और अपनी पॉलिसी को ठीक बता रहे हैं। मैं तो ये बहस ही नहीं करना चाहता था। अभी नई सरकार बनी है, लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे, मैं जीतूंगा तो देश के लोगों को खुशी मिलेगी, कांग्रेस जीतेगी तो मियां मुशर्रफ को खुशी मिलेगी। और अभी शपथ भी नहीं ली है, नवाज शरीफ साहब को आपने बुला लिया है। अगर यही पॉलिसी है और हमारी ढुलमुल है तो इसका फैसला तो देश के लोग ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सिद्धार्थ जी, इस पर आपकी टिप्पणी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। सिद्धार्थ जी, जाते जाते उन्हें आने दीजिए, उन्हें आने दीजिए। मैं एक ही लाइन में बोलूंगा मैं कि भारत का हर कंट्री के साथ एक अच्छा रिश्ता हो, पीस हो, ये हमारी नीति रहेगी। हाँ। मगर हमें प्रोवोक करेंगे तो उसका जवाब उसी प्रकार से दिया जाएगा। चलिए, बहुत आगे की बात होगी, लेकिन सवाल यही है, नवाज शरीफ क्या न्योता स्वीकार करेंगे, पाकिस्तान का फैसला क्या होगा और अगर वो यहाँ आते हैं इसका कितना असर रिश्तों पर पड़ेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के